हेलो गाइस, इस वन शॉट वीडियो में हम अल्कोहल फिनॉल ईथर को फिनिश करने जा रहे हैं। यदि आप भी एमएमयूटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है। सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। माई सेल्फ विशाल, केमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चैप्टर है हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, बेसिक टूल्स एंड चैप्टर खत्म। चलो आगे चलते हैं और इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा गारंटी बैच अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। 149 की जगह ये बैच आपको मिलेगा 99 रुपीज़ में। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, सब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज 5000 प्लस होंगे। इजी डील लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे आपको। आरयूएचएस में इससे बार एक भी सवाल नहीं आया था। एमएमयूटी 100% सवाल यहीं से आएंगे, इसलिए आप जल्द से जल्द इस बैच को ले लें। इसमें लिमिटेड सीट्स ही हैं। और व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 7878636131। जल्द से जल्द इस नंबर पर मैसेज करें और ये बैच ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कुछ रिएजेंट बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहला रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये है रेड फॉस्फोरस और HI। इसका एक ही नारा है, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। सामने कोई भी हो, एल्कोहल हो, कार्बोनिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कुछ भी हो, जो भी जिसकी भी इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी वो एल्केन बन जाएगा। दूसरा है Na BH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, जो कि अपचयन करता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है। जिसमें ये एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल में बदल देता है। ये एल्केन नहीं है, एल्कोहल में बदल देता है एल्डिहाइड और कीटोन को। तीसरा है जिंक अमलगम और HCl। ये इसे क्लेमेंसन रिएक्शन का रिएजेंट भी कहते हैं और इसका यूज क्लेमेंसन रिएक्शन में होता है और ये अपचयन करता है। इसका नारा है मेंशन क्लेमेंसन। इसको ऐसे याद रखना है, मेंशन क्लेमेंसन। जिंक अमलगम प्लस HCl आए तो मेंशन क्लेमेंसन। ये एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में बदल देता है। ठीक, चलते आगे चलते हैं हम। चौथा रिएजेंट H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस। ये BDC मतलब कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको यह बेंजीन में बदल देता है H3PO2। आगे डिबाल रिएजेंट, ये साइनाइड एस्टर को एल्डिहाइड में बदलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एल्किन और एल्काइन को छोड़कर सभी को रिड्यूस करता है। ये ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को ये एल्कोहल में बदल देता है और NO2 और NO वाले कंपाउंड को एमीन में बदल देता है। चलते अपन शुरू करते हैं। कॉमन IUPAC नेम ऑफ सम एल्कोहल। तो एल्कोहल के IUPAC नाम और उनके कॉमन नेम। ये NCERT टेबल है। हम NCERT कवर करें ज़्यादातर, क्योंकि बार का क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर एमएमयूटी में पूछा नहीं जाता है। ये पहला है CH3OH। इसका कॉमन नाम है मिथाइल एल्कोहल और IUPAC नेम है मेथनॉल। सेकेंड है CH3CH2CH2OH। इसका कॉमन नेम है N प्रोपिल एल्कोहल, IUPAC नेम है प्रोपेन 1ऑल। क्योंकि हमें जैसे क्रियात्मक समूह की ओर से जब काउंटिंग शुरू करते हैं तो वैसे इसके ऊपर आता है एक, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो एल्कोहल 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रोपेन 1ऑल बोलते हैं। और एल्कोहल का IUPAC नाम है ऑल से इसको डिफाइन करते हैं। अगला है CH2CH CH3 और OH। OH जो है सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इसकी नंबरिंग हम कहीं से भी करें, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, लेकिन इसकी नंबरिंग सेम ही आएगी कि 2 नंबर पर ही OH रहेगा। ये भी 3 कार्बन की चेन है, तो ये प्रोपेन हो गया। और इसका IUPAC नाम है प्रोपेन 2ऑल, क्योंकि अल्कोहल 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इसका कॉमन नेम पता ही है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नेक्स्ट जैसे 4 कार्बन की चेन है और 1 नंबर कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है, N ब्यूटिल एल्कोहल कॉमन नेम है और ब्यूटेन 1ऑल इसका IUPAC नाम है। इसमें भी सेम, इसमें जैसे कि OH काउंट हम यहाँ शुरू करें तो 1 2 3 नंबर पर OH आ रहा है। अगर आगे से शुरू करें तो 1 2 नंबर, इन 2 नंबर पे आ रहा है, मतलब पास में पड़ रहा है जब हम स्टार्टिंग से शुरू करें काउंटिंग। तो ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 2 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है तो इसको ब्यूटेन 2ऑल बोलते हैं। IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2ऑल। नेक्स्ट भी सेम ही है, बस OH जो है पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 1ऑल। यानी 2 नंबर पर मेथेन जुड़ा हुआ है और 1 नंबर पे OH। चलो अपन नेक्स्ट चलते हैं।
ये इसमें 3 डिग्री कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि 4 कार्बन है तो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा टेट्रा ब्यूटिल एल्कोहल। और जब IUPAC नाम करेंगे तब ये कार्बन जो एक नंबर कार्बन, ये हो जाएगा 2 नंबर कार्बन। ये चैन छोटी, अपन को सबसे रूल क्या होता है इसका IUPAC नाम का कि सबसे बड़ी चैन चॉइस करें। सबसे बड़ी चैन हो जाएगी ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और 2 नंबर पर एल्कोहल भी जुड़ा हुआ है और मैथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से O से पहले M आता है, तो मैथिल को हम पहले लिखेंगे, इसलिए हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट CH2 और OH दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। कहीं से भी काउंटिंग शुरू करें बात सेम ही रहेगी। इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इसका कॉमन नेम है। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइऑल। डाइऑल मतलब 2 एल्कोहल जुड़े हुए हैं और एक नंबर पर जुड़ा हुआ है और एक 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है इसलिए। नेक्स्ट है जो कि है ग्लिसरॉल। इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। अभी हम पढ़ेंगे IUPAC नेम्स ऑफ ईथर। ईथर के IUPAC नाम। ईथर का IUPAC नाम जैसे कि ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, इसका हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। IUPAC नाम हो जाएगा मेथॉक्सीमेथेन, मतलब कि मेथॉक्सीमेथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट इसका डाई इथाइल ईथर, ये डाई मेथाइल ईथर। अगला है डाई इथाइल ईथर, इसको कहेंगे इथॉक्सीएथेन। नेक्स्ट इसको कहेंगे मैथिल, कम चैन है उसको पहले लेते हैं, तो मैथिल एन प्रोपिल ईथर। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 मैथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट C6H5O CH3, तो मैथिल फेनिल ईथर इसका कॉमन नेम हो जाएगा, मैथिल फेनिल ईथर। उसको एनिसोल भी बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एनिसोल, आपको याद रखना है। तो IUPAC नाम में भी कभी इसका यूज हो जाता है एनिसोल। और इसका बाकी IUPAC नाम है मेथॉक्सीबेंजीन। नेक्स्ट C6H5O CH2 CH3, तो इसका कॉमन नेम है एथिल फेनिल ईथर और इसको फिनेटॉल भी बोलते हैं कॉमन नेम है। IUPAC नाम इसको फिनेटॉल नहीं बोलते हैं, इसका IUPAC नाम है एथॉक्सीबेंजीन। नेक्स्ट C6H5O CH2 का ऑल 6 CH3, इसको बोलते हैं एप्टाइल फेनिल ईथर और इसका IUPAC नाम है 1 फेनॉक्सी हेप्टेन। बाकी ये नाम आपको पूछा नहीं जाएगा, ये लास्ट वाला इतना हार्ड है। बाकी IUPAC नाम इसमें से पूछे जाते हैं, तो ये टेबल आपको याद करके रखनी है। नेक्स्ट तो ये CH3O CH3 और CH3, इसका कॉमन नेम मैथिल आइसोप्रोपाइल ईथर हो जाएगा। IUPAC नाम 2 मैथॉक्सी प्रोपेन। और नेक्स्ट है C6H5O CH2 CH2 से जुड़ा हुआ है CH3 का ऑल्टवाइज, तो इसका हो जाएगा फेनिल आइसोपेंटिल ईथर और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 मेथाइल ब्यूटॉक्सीबेंजीन। नेक्स्ट है CH3 और CH2 ओ CH3, मतलब 2 बार हो आ गया उसके अंदर, 2 ईथर कंपाउंड है। इसका कॉमन नेम तो है नहीं ना, NCERT में दिया हुआ है, इसलिए अपन को इसका IUPAC नाम याद रखना है 1,2 डाई मेथॉक्सी एथेन। मतलब ये 2 कार्बन जाएंगे 1 2, ये एक मेथॉक्सी 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है, एक मेथॉक्सी 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, जैसे पहले OH जुड़ा हुआ था उसी पर 1,2 डाई मेथॉक्सी एथेन। और ये कोई बेंजीन रिंग है नहीं, ये एक साइक्लिक चैन है। इसमें जैसे कि ये जुड़ा हुआ है 1 नंबर पर, ये मान लो 2 नंबर पर ये, और काउंटिंग क्रियात्मक समूह ये होता है तब इसको 1 नंबर इसको मानेंगे OC2H6 और इसको 2 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एथॉक्सी, यानी कि 2 नंबर पे 2 एथॉक्सी 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ये लास्ट वाला आप वापस देख सकते हैं, जैसे कि काउंटिंग हम शुरू करेंगे यहाँ से, 2 क्रियात्मक समूह है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा ये वाला, और ये 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह, जहाँ क्रियात्मक समूह ज़्यादा हो काउंटिंग वहाँ से शुरू करते हैं। तो ये 2 पर हो जाएगा 2 एथॉक्सी, क्योंकि और उधर डाई मेथाइल, और अल्फ़ाबेट के वाइज नाम लिखते हैं अपन, 2 क्रियात्मक समूह है तो एथिल में ई आता है, तो ई आता है पहले आता है अल्फ़ाबेट में और मेथाइल बाद में आता है, इसलिए एथॉक्सी पहले लिया अपन ने 2 एथॉक्सी, मेथिल अपने बाद में लिया। नेक्स्ट अपन आ गए नेम रिएक्शन पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है,
इसको अपन को याद करके रखना है। इसका क्वेश्चन 99% आएगा ही आएगा। भले इसका रिएजेंट पूछ ले, चाहे रिएक्शन ही पूछ ले, रिएक्शन कौन सी है, या फिर निम्न में से रायमंड टेबल अभिक्रिया कौन सी है, रायमंड टेबल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म यानी CH3 तथा जलीय क्षार यानी कि एक्वस NaOH के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब सैलिस एल्डिहाइड बनता है। तो इस चीज़ ये भी याद रखना है अपन को, कभी कभार ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी नाम लिखा हुआ आ सकता है, यही डायग्राम भी आ सकता है, या फिर सैलिस एल्डिहाइड भी पूछ सकते हैं, बनता है। और यह अभिक्रिया रायमंड टेबल अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि फिनॉल है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा हुआ हो तो उसे फिनॉल कहते हैं। और ये अपन क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के उपस्थिति में हीट करते हैं तो सैलिस एल्डिहाइड बनता है और जल बाहर निकल जाता है और एक सॉल्ट बनता है NaCl। जैसे कि आप इसके मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म क्लोरोकार्बन का निर्माण होता है इसके अंदर कार्बन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये OH माइनस, और ये फिनॉल रिंग से अभिक्रमण करता है, मध्यवर्ती यौगिक ये बनता है। फिनॉल से जुड़ा होता है CHCl2 मध्यवर्ती यौगिक है। और नेक्स्ट बनता है हाइड्रोलाइसिस होता है, उसके बाद रूपांतरण होने के बाद ये सैलिस एल्डिहाइड अंतिम प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आती है। कोल्बे रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्किल मेटल कार्बोक्सिलेट टू फॉर्म एल्केन्स। मतलब कि कोल्बे अभिक्रिया के अंदर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से सीधा एल्केन बनता है, में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसमें CO2 भी निकलती है। तो आप इसके देख सकते हैं एल्किल मेटल 2RCOO माइनस और मेटल प्लस, फिर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तभी एल्केन का निर्माण होता है और 2 प्रोडक्ट CO2 के बाहर निकलते हैं। मैकेनिज्म देख सकते हो, एनोड के ऊपर ये रिएक्शन होती है, एनोड के ऊपर CO2 निकलती है और एल्किल रेडिकल्स का कंबाइन, रेडिकल्स तो जुड़ते हैं तब एल्केन बनते हैं। जैसे कि रेडिकल होता है, R के ऊपर बिंदु होता है, इसका मतलब रेडिकल प्लस फिर एक और रेडिकल, तो ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ते हैं तब बनता है R सिंगल बॉन्ड R, मतलब एल्केन। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइट होता है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो एथेन बनता है और ये अपने एनोड के ऊपर CO2 निकलती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अभी CO2 कहाँ पर निकलती है, एनोड के ऊपर। नोट पॉइंट, दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। मतलब कि इस अभिक्रिया का उपयोग इवन नंबर, सम संख्या में, मतलब कि 2, 4, 8, 6 इस नंबर में अपन एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे एल्कोहल एंड फिनॉल की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसके अंदर पहली टेबल इसमें एल्कोहल की रिएक्शन है। तो जैसे एल्कोहल तो आपको वैसे आपके 12th क्लास में पढ़ के भी रखा है, अपन यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे। और ये अगर ये रिएक्शन है, यही है रिएक्शन, अगर आपने इन रिएक्शन को क्लियर कर लिया, समझ लिया या याद भी कर लिया, तो इनसे बार कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो सीधा से क्वेश्चन क्या आता है कि अब इसमें इसके अंदर रिएजेंट क्या है या प्रोडक्ट क्या बनेगा, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन टू एल्कीन, मतलब कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तब एल्कीन बनती है। तो इसके अंदर जैसे कि RCH2OH है, इसे CH2 बनता है और जल बाहर हो जाता है। ये रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर पर, इससे बनती है एल्कीन। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन मतलब टू ईथर, इससे ईथर बनेगा। तो इसके अंदर जब कंसंट्रेटेड H2SO4 ही होता है पर टेम्परेचर कम होता है, जब 413 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होता है, 413 केल्विन, तब ईथर बनता है। अगर 443 है तब बनेगा एल्कीन, कि टेम्परेचर ज़्यादा है, कम टेम्परेचर पर ईथर बनता है। सेम रिएक्शन बट टेम्परेचर का अंतर, रिएजेंट भी सेम है, टेम्परेचर चेंज है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एल्कीन बनेगा और कम टेम्परेचर होगा तो ईथर बनेगा। और ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा इसको याद रखें कि ज़्यादा टेम्परेचर हो, 443 केल्विन टेम्परेचर पर एल्कीन बनता है और 413 केल्विन टेम्परेचर पर ईथर बनता है, और रिएजेंट सेम ही है, कंसनट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट, जब HX के साथ अपन रिएक्शन करते हैं हैलाइड के साथ, सीधा ये ROH प्लस HX, तो इसके अंदर HCl, HBr, HI या ZnCl2 अपन कुछ भी ले सकते हैं, इसमें जल बाहर हो जाता है और एल्किल हैलाइड बनता है। नेक्स्ट है PCl5, ROH PCl5 रिएक्शन करेंगे तो RCl बनेगा, PCl5 इसके अंदर रिएजेंट होता है, उसमें एल्किल हैलाइड बनता है। ये मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन में से एक है PCl5। इसके अंदर ये पूछते हैं, ये जो बाहर होता है ना, ये प्रोडक्ट PuCl3,
कि इसके अंदर ऑप्शन देते हैं, जैसे कि ये ए बन गया RCl, तो बी क्या होगा, तो बी होता है POCl3, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसके अंदर PCC मतलब कि PCC, K2Cr2O7 और KMnO4, यानी कि PCC क्या होता है, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, और या फिर K2Cr2O7 या KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तब एल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनता है एल्डिहाइड, RCHO, और चल बाहर हो जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल का करेंगे अगर अपन, इसमें ये रिएजेंट है K2Cr2O7 या फिर H2SO4, तब से 2 डिग्री अल्कोहल या बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, इससे कीटोन बनता है, और 3 डिग्री की कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। K2Cr2O7 H2SO4 रिएजेंट ले अगर बोले, लेकिन इसकी रिएक्शन नहीं होती है 3 डिग्री की। चलो नेक्स्ट, अभी हम फिनॉल को कवर करेंगे। तो फिनॉल की सिर्फ 5 ही रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली एसिडिक नेचर की, जिसके अंदर फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे अगर अपन, तो बनेगा C6H5ONa, और इसकी कंडीशन होती है, रिएजेंट होता है एक्वस NaOH, उसमें बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये रिएजेंट आपको दिख रहा है, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, जैसे कि पीछे लिखा हुआ भी है सोडियम फिनॉक्साइड प्रोडक्ट का नेम। और ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको याद रखनी है, क्योंकि क्या होता है कभी सोडियम फिनॉक्साइड दे देते हैं, फिर इसकी आगे किसी से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ऐसी रिएक्शन अपन कर भी चुके पिछले लेक्चर में, एलो एल्केन चैप्टर में। नेक्स्ट है जब ब्रोमिनेशन, फिनॉल का ब्रोमिनेशन करेंगे, तब जैसे कि 3Br2 और aqueous सॉल्यूशन होगा, तो फिर ये ऑर्थो और पैरा के ऊपर ब्रोमीन जुड़ जाएगी, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। और कंडीशन होती है जो लिखा हुआ है रिएजेंट ब्रोमीन वाटर, इससे बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, मतलब कि 3 ब्रोमीन जुड़ जाते हैं, ऑर्थो पैरा, और 2 ऑर्थो पे और 1 पैरा पे, और 1 पैरा पे तो OH होता ही है। नेक्स्ट नाइट्रेशन, फिनॉल का जो नाइट्रस होगा जैसे कि डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो फिर दिख ही रहा है आपको मेटा पोजीशन पे, मेटा नहीं पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाता है, और ये बन जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो इसको बोलते हैं येलो PPT बनती है, और रिएजेंट रहता है डाइल्यूट HNO3। बस ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस कलर की PPT बनती है, पर ये याद रखना है पैरा नाइट्रोफिनॉल नामक प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट डायमंड टिमर रिएक्शन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो ये बनता है आपके सैलिसल्डिहाइड, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बोल सकते हो, नाम था ही ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट, जैसे कि ईथ्रिफिकेशन, विलियमसन सिंथेसिस, ईथ्रिफिकेशन, C6H5ONa, मतलब ये बेंजीन के साथ ONa जुड़ा है, जैसे मैंने पहले बोला था आपको। आ गया सोडियम फिनॉक्साइड, फर्स्ट रिएक्शन, इसकी रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तब ईथर बनता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। जैसे कि ये ER रिएक्शन है, मतलब कि एल्कोहल कैसे बनाए वो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं अपन इसको, और इसके अंदर होता है एल्कोहल कैसे बने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एल्कीन है, एल्कीन से एल्कोहल कैसे बने, तो ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये BH3 एक रिएजेंट है, ये दूसरे दोनों साथ में, इधर अलग अलग लिख दिया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस आंसर को आप काट दें। यहाँ पर बनता है CH3CH, इधर भी CH3 CH2OH, मतलब इधर पहला कार्बन जो होगा मतलब कि नॉन स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल नहीं प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर OH जुड़ेगा सबसे बाहर वाले कार्बन पे। और सेम जो नेक्स्ट है रिएजेंट, तो ये भी दोनों साथ में है, इसका भी आंसर काट दो। इसका प्रोडक्ट बनता है ये, इसमें OH थोड़ा एक अंदर वाले कार्बन होता है, मतलब कि पीछे से काउंटिंग करें अगर अपन, तो 2 नंबर कार्बन पे OH आके जुड़ेगा, और ये दोनों रिएजेंट सामने रहते हैं। लेकिन ये रिएक्शन जो कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ एल्कीन की रिएक्शन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको रट के रखना है। रिएक्शन बोलती है MTR, मुझे तो रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। इसमें ये होता है डाइल्यूट H2SO4 जब रिएक्शन कराते हैं तो OH उस कार्बन से जाके जुड़ता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, वो होता है 3 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट है, तो ये भी दोनों रिएजेंट एक साथ है, जैसे कि ये VH2 है, और ये दोनों रिएजेंट है, इसको बोले काट दो आप, ये दोनों तो रिएक्शन होती है। तो जैसे कि आपको शायद दिख नहीं होगा, तो मैं इसको रुकना हटाता हूँ, ये थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेता है।
तो आप देख सकते हैं, ये आप रिएक्शन दिख रही होगी। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये टी है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। जैसे कि टाइटेरियम बोलते हैं इसको, ड्यूटेरियम होता है, प्रोटेनियम होता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है टाइटेनियम। तो ये जैसे एच भी आ सकते हैं, जगह टी भी आ सकता है, इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर नीट लेवल का क्वेश्चन है। बाकी अपने भी कभी टी दे दे तो अपन घबराना नहीं, ये हाइड्रोजन मान के इसको चलना है। ठीक है, चलते हैं, आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट, जैसे कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से भी अल्कोहल बनता है, रिडक्शन ऑफ कीटोन से भी अल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों एंड एस्ट्रो के अपचयन रिडक्शन से भी अल्कोहल बनता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा एस्ट्रो का अपचयन मतलब उत्प्रेरक की हाइड्रोजन होता है, इससे भी अल्कोहल बनता है। जैसे कि ये पहली रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, तभी जैसे ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है H2PD। इसके सामने अगर कोई भी आ जाए, एल्डिहाइड हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्कोहल हो, सबको ये रिड्यूस करता है, मेटल प्लस हाइड्रोजन। तो जैसे एल्डिहाइड की रिएक्शन हुई और H2 प्लस PD के प्रेजेंस में, तब RCH2OH बना। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन का रिडक्शन, तब ये NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रम पहले भी पढ़ चुके हैं। कीटोन और एल्डिहाइड को ये अल्कोहल बदल देता है, और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल बदलता है। ये देख सकते हैं आप, 2 डिग्री अल्कोहल बना है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्ट्रो का रिडक्शन, जिसकी इंग्लिश जैसे कि हिंदी में लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले कोई बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्ट्रो का रिडक्शन। जैसे कि RCOOH है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, और सेकंड स्टेप में जल दिया हुआ है यानी वाटर। तो इससे इसका रिडक्शन होगा और बनेगा RCH2OH। नेक्स्ट ये, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत महंगा अभिकर्मक है, जैसे नीचे लिखा हुआ भी है, इसका प्रयोग हम खाली विशेष प्रयोग के लिए करते हैं। प्रयोगशाला में इसका उपयोग बहुत ही रेयर किया जाता है, बहुत ही महंगा आता है। इसलिए इसका एक स्टेप होता है, जैसे कि पहले इसको एस्टरिफिकेशन किया जाए अल्कोहल और H+ का रिएक्शन करा के, फिर हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक की अपचयन यानी उत्प्रेरक कैटालिक रिडक्शन कराया जाए, जिससे RCH2OH बन गया और एक अल्कोहल भी बन जाता है फिर ROH। और फिर जैसे कि LiLH4 उत्प्रेरक की हाइड्रोजन जनेद, ये अपन देख सकते हैं, जी एस्टर दिया हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ, फिर जल के साथ रिएक्शन की, तब बन गए RCH2OH और ROH। चलो नेक्स्ट, और ये भी याद रखना है आपको, ये LiLH4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका क्वेश्चन आता है, मतलब क्या होता है कि आपको रीजेंट ही पूछ लेते हैं। क्या भाई इधर जैसे दे दिया RCOOR मतलब एस्टर की रिएक्शन जब LiLH4 या किसके साथ कराई जाए कि अभी अल्कोहल बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपका आंसर होना चाहिए LiLH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट, यह है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, उससे रिएक्शन करके अल्कोहल कैसे बनाया जाए। जैसे कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर जल से कराएंगे, तो ये बनेगा RCH2OH मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और सेम इसमें भी नेक्स्ट, ये भी एल्डिहाइड, तो क्या होता है, ये क्या बोले जैसे इसको मैथिल एल्डिहाइड, जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, तो उसके अंदर बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो 2 कार्बन आ जाए RCHO, तो वहाँ पर बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर कीटोन आ जाए तो यहाँ पर बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादातर कीटोन से ही बनता है। कीटोन की रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल, और जब अपन RCHO मतलब 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और मैथिल एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट, ये निर्जलन मतलब कि जल को बाहर करना है फिर गर्म करना। ये मतलब केमिकल रिएक्शन है अल्कोहल की, जैसे कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, इसको जब अपन गर्म करते हैं तो ये एल्कीन बन जाता है और जल बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, सांद्र H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं अपन अल्कोहल को, इसमें भी वाटर बाहर निकल जाता है और एल्कीन बनती है।
जैसे तृतीयक अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये सॉरी, हाँ ये सेकेंडरी अल्कोहल है, या फिर हाँ सेकेंडरी अल्कोहल है, ये तो मिसप्रिंट ऊपर नीचे हो गए। ये टर्सरी अल्कोहल ये है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल को जब 85% H3PO4 और 440 कैल्विन यानी कि 440 कैल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, इसके अंदर भी एल्किन बनती है और वाटर बाहर हो जाता है। लेकिन टर्सरी अल्कोहल के अंदर इसका हम थोड़ा कम लेते हैं, मतलब कि 85% H3PO4 नहीं लेते हैं, 20% ही लेते हैं इसको, और टेम्परेचर भी थोड़ा कम रखते हैं, 358 कैल्विन रखते हैं। इसके अंदर बनता है कीटोन, निकलता इसमें वाटर ही बाहर है, मतलब निर्जलन ही होता है, लेकिन रिएजेंट अलग है, और टर्सरी अल्कोहल में प्रोडक्ट कीटोन बनता है, ये आपको याद रखना है। और ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है कहाँ पर 80-85% लेना है, कहाँ पर 20% H3PO4 लेना है। चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट एल्कोहल। मेथनॉल एंड एथेनॉल आर टू इम्पोर्टेंट एल्कोहल। मेथनॉल और एथेनॉल दो इम्पोर्टेंट एल्कोहल होते हैं। पहला मेथनॉल, मेथनॉल को कैसे बनाए, तो मेथनॉल आल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट इज ऑब्टेन बाय पासिंग मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ओवर अ मिक्सचर ऑफ ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन ZnO एंड Cr2 की प्रेजेंस में हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर कराया जाता है, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर, तब मेथनॉल बनता है। ओवरऑल रिएक्शन जैसे आपको नीचे ये दी गई है, भाई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आप याद रखें कि अभी रिएजेंट क्या रहते हैं। ZnO एंड Cr2O3 अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तब ये आ 200 से 300 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, या फिर उच्च दाब एंड उच्च ताप। तो इस मेथनॉल बनाने के लिए क्या उपयुक्त है, ऑप्शन आ जाता है जैसे उच्च ताप, निम्न दाब, निम्न ताप, उच्च दाब, उच्च ताप एंड उच्च दाब, निम्न ताप एंड निम्न दाब। तो तीसरा ऑप्शन सही रहता है कि उच्च ताप और उच्च दाब। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज द राइट आंसर फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल। तो नेक्स्ट, ethanol. Ethanol is obtained by the hydration of ethane when ethane is passed through steam in the presence of phosphoric acid catalyzed at 443 Kelvin and 351 Kelvin temperature and ethanol is formed. मतलब जैसे आप देख सकते हैं ethanol C2H5OH is obtained by the hydration of ethane when passed by through the steam and phosphoric acid catalyzed 443 और 351 Kelvin टेम्परेचर, एथेनॉल इज फॉर्म्ड। इसे रिएक्शन आपको दिख रही है, जो एल्किन की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में H3PO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर कराते हैं, तब ये एथेनॉल बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो नीचे दी गई है, एल्कोहल C2H5OH की रिएक्शन H3PO4 के साथ थोड़ा कम टेम्परेचर 413 केल्विन ताप पर करवाते हैं, C2H5O C2H5 मतलब ये बन जाता है ईथर। ये आपको याद रखना है, ईथर, इससे ईथर बनता है 413 केल्विन पर, और 443 केल्विन पर एल्कोहल बनता है, वो भी एथेनॉल। ओवरऑल रिएक्शन जैसे आपको नीचे दिख रही है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट इज द रिड्यूस्ड टू बेंजीन। कभी कभी जिंक डस्ट को यशदरज चूर्ण भी कहते हैं, यानी कि फिनॉल की यशदरज चूर्ण के साथ रिएक्शन। आप देख सकते हैं फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ कराते हैं और हीट करते हैं तो बेंजीन बनता है और ZnO बाहर हो जाता है। मैग्नीशियम भी आप नीचे देख सकते हैं, फिनॉल व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट इज रिड्यूस्ड, इसका अपचयन हो जाता है। द OH ग्रुप इज रिमूव्ड एज ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद जिंक टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड लिविंग बेंजीन। इसमें जिंक ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है। ये फर्स्ट प्रोसेस जबकि जिंक के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो ये जैसे देखिए यहाँ पे जिंक ऐड हो जाता है और H रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन। फिर इससे आगे रिएक्शन कराई तो बेंजीन बनता है और यहाँ से ZnO रिप्लेस हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन नीचे दी गई है, फिनॉल प्लस जिंक डस्ट से बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट, डाइएजोनियम लवण से, जैसे कि एनिलीन, इसको हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं।
अपने एलो एरिन से एलो एल्केन वाले चैप्टर में इसको देखा था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन को। एक बार वापस देखते हैं एनिलीन की रिएक्शन, NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई जाती है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब BDC बनता है। कभी इसको BDC बोलते हैं, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको जब वाटर के साथ हीट करते हैं तब बनता है फिनॉल, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और HCl भी बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है क्यूमीन। ये दोनों जैसे क्यूमीन और डाइजोनियम लवण रिएक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वैसे आती है, और इसका क्वेश्चन आए या फिर मान लो ये सीधा ये पूछ लेते ये इसका नाम क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे दे या फिर पूरी रिएक्शन दे दे, इधर फिनॉल बना दे, बीच में पूछ ले कि ये क्या बनेगा प्रोडक्ट बी, इधर प्रोडक्ट बी बना दे या ए बना दे, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे BDC बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट जैसे क्यूमीन है, क्यूमीन में सेम ही है, ये बीच वाला प्रोडक्ट पूछ सकते हैं और ये पूछते भी हैं, नीट में भी पूछते हैं, RHS में कभी कभार पूछा गया है, MMVT में भी पूछेंगे। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो ये क्यूमीन का क्वेश्चन चांस ज़्यादा है क्वेश्चन आने का। जैसे कि इसमें ये क्यूमीन है, क्यूमीन की जब O2 के साथ कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। जैसे देख सकते हो इस अपन कैसे याद रखें, जैसे कि क्यूमीन है O2 से रिएक्शन कराई तो 2 ऑक्सीजन है, तो इसका H को कर दिया थोड़ा इधर, बीच में 2 ऑक्सीजन ऐड करना है अपन को, फिर वापस H2 के साथ रिएक्शन कराई इधर OH इधर आ जाएगा, बाद चलेगा CH3CU CH3। तो आगे चलते हैं अपन। जैसे नेम रिएक्शन है तो आपको याद है क्यूमीन की रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, ये आपको याद ही रखनी है। इसका क्वेश्चन आता है, इसमें रीजन भी आपको याद करके रखना है कि इसका ये रीजेंट है, इसके अंदर O2 के प्रेजेंस में कराते हैं। कभी कभी होता है यही पूछ लेते हैं क्यूमीन का ही डायग्राम क्या, क्यूमीन कौन सा है, या फिर डायग्राम दे तो पूछे इसका नाम क्या है, इसका नाम क्यूमीन है। और फिनॉल बनता है पता ही आपको, पहले क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है, उसके बाद H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड सॉल्यूशन में तो फिनॉल बनता है। नेक्स्ट है ESR, फिनॉल के नाइट्रेशन रिएक्शन है, मतलब कि फिनॉल की जो नाइट्रोसन मतलब HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है उसको ESR मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये इसका भी क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। मतलब अपन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर कर रहे हैं, जैसे इससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ओवरव्यू इसका, तो फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन विथ नाइट्रिक एसिड टू गिव ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स ड्यू टू द एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। जैसे कि लिखा हुआ है सबसे ऊपर, यही आप देख सकते हो ओवरव्यू। लेकिन आपको अपन को ये याद नहीं रखना है, अपन को सिर्फ नाइट्रेशन रिएक्शन याद रखनी है। जैसे फिनॉल है, फिनॉल के साथ जब HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो एक बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बनता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो IUPAC नाम में बोल जाए कि 2 नाइट्रोफिनॉल 4 नाइट्रोफिनॉल, तो ये भी अपन को याद रखना है। अगला कंडीशन क्या होती है, तो डाइल्यूट HNO3 होना चाहिए और टेम्परेचर रहना चाहिए 298 से 303 केल्विन, यानी मतलब रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल है। और मैक्सिमम उसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, मेटा नाइट्रोफिनॉल थोड़ा कम बनता है, इसलिए उसको अपन काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर अपन को ये पूछ सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, तो ये अपन को याद होना चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बनता है। पूछे ना कभी फिनॉल की जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, तो अपन को याद होना चाहिए इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल NO2 बनता है। और स्टेप 2 आप देख सकते हैं पूरा वो क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के बाद स्टेबल प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा पर NO2 ऐड हो जा रहा है। की पॉइंट जैसे कि नीचे लिखे हुए हैं, OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग +R इफेक्ट एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, नाइट्रेशन विद डाइल्यूट HNO3 एट रूम टेम्परेचर गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। एट हाई टेम्परेचर विथ कंसनट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में अकर। फिनॉल की रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 कराते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल भी मेजर प्रोडक्ट होता है, प्लस H2O। मेटा नाइट्रोफिनॉल माइनर होता है, इसलिए अपन उसको नहीं लेते हैं। सॉरी थोड़ा, चलिए अब अपन आ गए लुकास टेस्ट पर। तो ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अभी क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही निष्कर्ष लिखा हुआ है, कंक्लूजन क्वेश्चन इसी टॉपिक का आता है कि भाई क्रियाशीलता ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी,
ऑफ एल्कोहल, जैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल होता है। लेकिन इसका रीज़न क्या है, जब ल्यूकास टेस्ट होता है तब 3 डिग्री एल्कोहल होता है, उसके अंदर मटमैलापन आता है, मतलब कि इमीडिएटली आ जाता है मटमैलापन, तो कलर चेंज हो जाता है। 2 डिग्री उसके अंदर 3 से 4 मिनट लगते हैं, और 1 डिग्री उसके अंदर 30 मिनट से अधिक समय लगता है, कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए 1 डिग्री कम रिएक्टेबल है, 2 डिग्री थोड़ा ज़्यादा है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल है। जो आप देख से पढ़ सकते हैं अपन इसको, यह परीक्षण एल्कोहल को उनकी प्रकृति 1 डिग्री 2 डिग्री का आधार पहचानने के लिए किया जाता है। दिस टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेस्ड ऑन देयर नेचर। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है, अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। आमतौर पर कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 रेशियो रहता है 3:1। आप ऊपर रिएक्शन में देख सकते हैं, ROH प्लस HCl ZnCl2 प्रेजेंस में तो RCl बनता है प्लस H2 यानी एल्किल क्लोराइड। प्रोसीजर भी आते हैं, प्रोसीजर अपने काम का है नहीं, इसलिए अपन इसको छोड़ देते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। ये आपको याद रखना चाहिए, इसको आप देख सकते हैं, मतलब ये याद नहीं रखना, देख सकते हैं आप इसको। 3 डिग्री है तो उसके अंदर तुरंत मटमैलापन आ जाता है, 2 डिग्री में 3 से 5 मिनट लगते हैं, और ये 1 डिग्री है तो उसके अंदर 30 मिनट से भी अधिक समय लगता है, कभी महीनों लग जाते हैं। इसलिए बाकी अपन को इसमें याद रखना है, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी पूछ लिया तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ल्यूकास टेस्ट में, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इसका रहता है। एल्कोहल्स की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MAVT राजस्थान 2026 में आने लायक। ये 3 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चांस से किसी में से क्वेश्चन आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्किन बनता है, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं अपन इस टॉपिक को, तो इसी का अपन इधर क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, राइट द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल फॉर्म एथेन, नेम ऑफ द रिएजेंट एंड कंडीशन यूज्ड। ये एथेनॉल दिया हुआ है CH3CH2OH, ये एथेनॉल है, रिएजेंट कंसनट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर है, इससे बनता है एथीन बनता है, और H2O। इसका ऑप्शन दे दिया अपन को, जैसे कि रिएजेंट क्या यूज होता है इसके अंदर। पहला रिएजेंट है डाइल्यूट H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर पर, दूसरा कंसनट्रेटेड H2SO4 443 डिग्री टेम्परेचर पर, थर्ड है कंसनट्रेटेड HNO3 443 केल्विन टेम्परेचर पर, फोर्थ ऑप्शन है रिएजेंट PCl5, वो भी 443 केल्विन टेम्परेचर पर। तो रिएजेंट अपन देख सकते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, व्हाट इज द प्रोडक्ट obtained when secondary alcohol propan-2-ol is oxidized with acidified potassium dichromate। मतलब ये बोल रहा है कि 2 डिग्री एल्कोहल है, जैसे प्रोपेन-2-ol ले लिया हमने, तो K2Cr2 से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम से ऑक्सीडाइज करवाते हैं, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, इसको अपन एसीटोन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम एसीटोन है, आईपीसी नेम प्रोपेनॉन, और वाटर बाहर निकल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एसीटोन लिखा हुआ, और ये एसीटोन है CH3COCH3 प्रोपेन-2-ol 2 डिग्री एल्कोहल। और ऑप्टेन ऑप्शन है ये इसके, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था इसने वही, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑप्टेन व्हेन सेकेंडरी एल्कोहल प्रोपेन-2-ol इज ऑक्सीडाइज्ड विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब कि जब प्रोपेन-2-ol की रिएक्शन K2Cr पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अम्लीय माध्यम में कराई जाती है, इसको ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उत्पाद जैसे कि ये रहा सेकंड ऑप्शन, प्रोपेनॉन बनेगा एसीटोन। नेक्स्ट ल्यूकास टेस्ट का भी क्वेश्चन आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, अरेंज द फॉलोइंग एल्कोहल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद ल्यूकास टेस्ट, मतलब कि जो एल्कोहल के जो अपन को दिए गए हैं, प्रोपेन-1-ol प्रोपेन-2-ol और 2-methyl प्रोपेन-2-ol, तो अपन को इसमें बताना है कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ल्यूकास टेस्ट जब अभी पहले ही अपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही कि 3 डिग्री होता है ज़्यादा रिएक्टिबल होता है, 2 डिग्री थोड़ा कम होता है, 1 डिग्री सबसे कम होता है। इसका आंसर कौन सा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखा होगा, ऑप्शन 1 A B C D, कौन सा लग रहा है आपको, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिबल किस में है, ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन बी में भी है, लेकिन सेकंड ऑप्शन 2 डिग्री, तो वो सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नोट दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन इंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको इसको भी याद रखना, इसका क्वेश्चन भी आने के चांस बहुत ज़्यादा है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अपन करेंगे नहीं, तो अपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है पहले, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपन उन्हीं को कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आपने खुद ही सॉल्व कर लिए होंगे। चलो आगे चलते हैं। ये एल्कोहल हो गया। अब फिनॉल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये रायमंड टीवन रिएक्शन। तब इसका तो सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये रिएक्शन अपन पहले कर चुके हैं। जैसे कि लिखा है राइट द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, द प्रेजेंस ऑफ NaOH, नेम ऑफ द प्रोडक्ट। ये मैंने पहले बोला था आपको, इसका क्वेश्चन आता ही है प्रोडक्ट नाम क्या है। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं और सैलिसिल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। जैसे कि अपने तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी में दोनों ही नाम, तो अपन तो इसको गैस कर लेंगे कि ये इसका सही आंसर है। कभी कभार दोनों में से एक नाम ही दिया हुआ होता है, या कभी डायग्राम भी आ सकता है, डायग्राम को आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ये कोल्बे रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये भी अपन पहले कर चुके हैं। एनोड पर CO2 बनती है, सॉरी ये वो रिएक्शन अलग थी, वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस था। जैसे कि अभी रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन ऑफ फिनॉल, एक्सप्लेन कोल्बेज रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन। तो ये कोल्बे रिएक्शन केमिकल इक्वेशन है, जिसके अंदर ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी CO2 से होती है 273 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन जब एसिडिक माध्यम करते हैं तो सैलिसिक एसिड बनता है। मतलब कि इसका अपन डायग्राम बनाए तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ डायग्राम इसका, ये आप देख सकते हैं। सैलिसिल्डिहाइड में CH होता है और सैलिसिलिक एसिड में COOH जुड़ा हुआ होता है, बस आपको ये याद रखना है। जहाँ पर सैलिसिलिक एसिड में CHO होता है वहाँ पर इधर COOH जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका आंसर पूछ लिया इसने कि एक्सप्लेन कोल्बे रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसमें प्रोडक्ट का नाम पूछा है, प्रोडक्ट का नाम आपको दिख रहा है ऑप्शन बी सैलिसिलिक एसिड, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बाकी इसका क्वेश्चन यही आता है, इसका 99% क्वेश्चन में इसका यही पूछते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे इसके अंदर कर देते हैं सैलिसिल्डिहाइड, सॉरी इसमें बनता है सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि उधर CHO COOH इतना ही फर्क है। चलो नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, इसकी भी एक क्वेश्चन है ESR रिएक्शन। ये भी राइट द नाइट्रेशन रिएक्शन फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3 एंड मेंशन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बने, डाइल्यूट HNO3 के साथ जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो रूम टेम्परेचर पर होती है, तभी बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। जैसे कि इसका राइट आंसर आप कौन सा करोगे, ऑप्शन ए मेटा नाइट्रोफिनॉल ओनली, ऑप्शन बी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ओनली, ऑप्शन सी पैरा नाइट्रोफिनॉल ओनली, ऑप्शन डी मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बताइए कौन सा आंसर करोगे आप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी मतलब तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये अपने ईथर की रिएक्शन आ गई। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर की है अपने MMUET राजस्थान 2024 के एग्जाम के लिए। अपन तो उसी को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, ना कोई बड़े एग्जाम का रेफरेंस ले रहे हैं, ओनली MMUET अपन को सिलेक्शन चाहिए इसी बार। फर्स्ट रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। पहले अपने ईथर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ईथर के बाद ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, नॉर्मली इसकी जो रिएक्शन कवर करेंगे उसके अंदर अपना ईथर कवर हो जाएगा। अपने MMUET का कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला है नहीं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आएगा। थोड़ा बहुत क्या होता है कि अभी रिएजेंट मतलब कि रिएजेंट सेम ही रहता है, रिएक्टेंट चेंज हो जाता है, तो वही है। मतलब बाकी ईथर के अंदर विलियमसन संश्लेषण की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी का आता है। बाकी NCERT तो आप देखते ही होंगे, बाकी अपन पूरा चैप्टर तो इसके अंदर कवर कर ही लिया है, तो अब ईथर के क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे ईथर के टॉपिक अपना कवर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपन। जैसे पहले क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, क्वेश्चन है राइट द विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर विथ केमिकल इक्वेशन, नेम ऑफ द रिएजेंट यूज। इसके अंदर रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है, में सोडियम एथोक्साइड मैथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है तो एथिल मैथिल ईथर बनता है और NaBr बाहर हो जाता है। रिएजेंट कौन सा है इसमें, आप बताइए, रिएजेंट बताइए कौन सा है। रिएजेंट ये दोनों है,
C2H5ONA प्लस CH3Br। तो ये कौन से ऑप्शन में? CH3ONA एंड CH3Br, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, और आपको याद रखना जैसे कि इसमें NaBr बाहर हो जाएगा और आगे CH3 आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्योंकि जैसे कि इसकी रिएक्शन में आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे ये लिखा है CH2ONA, क्या होता है? Na के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, O पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट इधर CH3Br है, Br पर आ जाएगा माइनस चार्ज और CH3 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये NaBr हो जाएगा बाहर, PVD बन जाएगी और CH3 आके इधर जुड़ जाएगा। तो CH3 वाली वैकेंट है, सीट है, और ऑक्सीजन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। चलो आगे, सेकंड क्वेश्चन। क्लीवेज ऑफ ईथर विद HI, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन अनसिमेट्रिकल ईथर इज ट्रीटेड विद एक्सेस HI। मतलब जब ईथर की मेथॉक्सी एथेन है, इसकी रिएक्शन HI के साथ जब HI ज़्यादा मात्रा में हो तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अपन को पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। ईथर की मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि MMUT राजस्थान 2020 एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे तो ईथर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी रिएक्शन ज़्यादातर रिएक्शन में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। क्वेश्चन इसके इतने आता है नहीं, और आएगा तो एक ही आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का, और टॉपिक सारा ये क्या है, रिएक्शन में कवर हो जाता है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ थ्योरी वगैरह है नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे हम देख रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसके भी रिएक्शन जैसे कि राइट द विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर विथ केमिकल इक्वेशन नेम द रिएजेंट यूज्ड। मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस अभिक्रिया के अंदर केमिकल इक्वेशन जो कि ये रासायनिक अभिक्रिया नीचे दी गई है, रिएजेंट मतलब कि अभिकर्मक या अभिकारक कौन सा यूज हुआ है। इसका अभिकारक कौन कौन से है ये आपको दिख रहे हैं, सोडियम मेथॉक्साइड एंड मैथिल ब्रोमाइड। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पर, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन ए तो राइट आंसर है, आपको पता चल ही गया है, तो अब ज़्यादा इसके अंदर टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्लीवेज ऑफ ईथर विद HI, मतलब कि ईथर को तोड़ना, ईथर को डिवाइड करना। जब HI को एक्सेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में HI को लेते हैं तब मेथॉक्सिल, जैसे कि इधर मेथॉक्सी एथेन दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में HI के साथ रिएक्शन करेंगे। HI एक्सेस में मतलब बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, अपन को फिर ईथर टूटेगा। ईथर कैसे टूटेगा, किन 2 टुकड़ों में टूटेगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है CH3OH एंड C2H5I, ऑप्शन बी दिया हुआ है CH3I आयोडीन एंड C2H5OH, ऑप्शन सी दिया हुआ है CH3OH एंड C2H5OH, ऑप्शन डी दिया हुआ है CH3I एंड C2H5I, मतलब कि जैसे बोल सकते हो मैथेनॉल एंड एथिल आयोडाइड। ऑप्शन बी है मैथिल आयोडाइड एंड एथेनॉल, ऑप्शन सी है मैथेनॉल एंड एथेनॉल, ऑप्शन डी है मैथिल आयोडाइड एंड एथिल आयोडाइड। तो फिर आपको बताना होगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैं यहाँ सॉल्व कराने वाला हूँ नहीं। तो पता चले आपको NCERT देखनी चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए। तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट में, और आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्कोहल इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम डाईएथाइल ईथर। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया इंट्रामोलिकुलर मतलब अंतः अणुक या फिर इंट्रामोलिकुलर, अपन को यही बोलना है, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू फॉर्म डाईएथाइल ईथर। तो आपको बताना होगा कौन सी रिएक्शन इसको प्रेजेंट कर रही है। C2H5OH 443 केल्विन टेम्परेचर और कंसनट्रेटेड H2SO4 के कराते हैं, तो बनता है एल्कीन। 2C2H5OH मतलब कि 2 एथेनॉल 140 डिग्री टेम्परेचर कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो ये ईथर बनता है। नेक्स्ट ऑफ C 170 डिग्री टेम्परेचर पर कॉपर के साथ 573 डिग्री केल्विन कराते हैं, मैथिल एल्डिहाइड बनता है, सॉरी एथिल एल्डिहाइड। ऑप्शन डी है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें, ऑप्शन ए रिएक्शन, ये बी रिएक्शन, सी रिएक्शन और डी रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं 4 रिएक्शन, इसके अंदर ईथर सिर्फ एक ही रिएक्शन में बन रहा है, वो है रिएक्शन नंबर सेकंड बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर आप टेम्परेचर का ध्यान रखें, क्योंकि ये केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस में भी आ सकता है। इसके नोट के अंदर जैसे एट 140 डिग्री सेल्सियस यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 2 molecules ऑफ अल्कोहल कंबाइन टू फॉर्म ईथर, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। और ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, और आप इस रिएक्शन को याद कर ले। और ये याद करना जरूरी, रिएक्शन ज़्यादा टेम्परेचर केल्विन की जगह पर डिग्री सेल्सियस में भी आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वी वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे नर्सिंग फैमिली परेश कुमार चैनल को जरूर फॉलो करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ।